बहू कुछ दिनों के लिए रश्मि आ रही है। तुम्हें भी मायके गए कितने दिन हो गए, तुम भी शायद तब की ही गई हुई हो, जब पिछली दफा रश्मि आई थी। वैसे भी इस छोटे से घर में सब एक साथ रहेंगे भी तो कैसे। तुम तो जानती हो न उसके शरारती बच्चों को, क्यों न कुछ दिन तुम भी अपने मायके हो आओ, सासू माँ बोली। लेकिन गरीब परिवार में पलीबनाय अनामिका के लिए यह स्थिति एक तरफ कुआं, तो दूसरी तरफ खाई जैसी ही होती। उसे न चाहते हुए भी अपने स्वाभिमान से समझौता करना पड़ता। अनामिका आज भी नहीं भूली वे दिन जब शादी के 6-7 महीने बाद उसका पहली दफा इस स्थिति से सामना हुआ था। तब मायके में कुछ दिन बिताने के बाद माँ ने भी आखिर पूछ ही लिया, बेटी तुम्हारी नंद ससुराल गई कि नहीं, और शेखर ने कब कहा है आने को। माँ की बात सुनकर अनामिका मौन रही। उसी शाम जब पति शेखर का फोन आया तो बोला, अनामिका, कल सुबह 10 बजे की ट्रेन से रश्मि दीदी अपने घर जा रही हैं। मैं उन्हें स्टेशन छोड़ने जाऊंगा और आते वक्त तुम्हें भी लेता आऊंगा। तुम तैयार रहना, जरा भी देर मत करना। तुम्हें घर छोड़कर मुझे ऑफिस भी तो जाना है। कुछ देर शेखर से बात करने के बाद जब वह पास पड़ी कुर्सी पर बैठने लगी तो उस पर रखे सामान पर उसकी नजर गई। उसने झट से सामान उठाकर पास पड़ी टेबल पर रखा और कुर्सी पर बैठकर अपनी आंखें मूंद ली। कुछ देर शांत बैठी अनामिका अचानक से उठ खड़ी हुई। उसने सामान फिर से कुर्सी पर रखा और उसे देखती रही और फिर से वही सामान टेबल पर रखकर कुर्सी पर बैठ गई। इस छोटे से प्रयोग से अनामिका को यह समझने में जरा भी देर नहीं लगी कि कहीं वह भी इस सामान की तरह तो नहीं, कभी यहाँ तो कभी वहाँ। अगले दिन जब वह शेखर के साथ ससुराल गई तो बात बात में उसने कहीं छोटी मोटी जॉब करने की इच्छा जताई तो शेखर ने साफ मना कर दिया। लेकिन शेखर के ना चाहते हुए भी अनामिका ने कुछ ही दिनों में जॉब ढूंढ ही ली। और जब अपनी पहली सैलरी लाकर उसमें से कुछ रुपए अपनी सासुमां के हाथ में थमाए तो सास भी अपनी बहू की तरफदारी करते हुए शेखर को समझाने लगी, अनामिका पढ़ी लिखी है, अब जॉब करके 2 पैसे घर लाने लगी है तो इसमें बुराई क्या है। अपनी मां से अनामिका की तारीफ सुनने के बाद शेखर के पास बोलने को जैसे कुछ नहीं बचा। महीनों बाद जब घर में रुपयों पैसों को लेकर सहूलत होने लगी तो शेखर को भी अनामिका का जॉब करना रास आने लगा। आज जब बेटी रश्मि का फोन आने के बाद सासुमा ने अनामिका को मायके जाने के लिए कहा तो हर बार की तरह मायूस होने की बजाय अनामिका पूरे उत्साह से बोली, मां जी, मैं आज ही पैकिंग कर लेती हूँ। कल शेखर के ऑफिस जाने के बाद चली जाऊंगी। एक बार तो आत्मविश्वास से लबरेज बहू का जवाब सुनकर सास झेप सी गईं, फिर सोचा कि बहुत दिनों बाद मायके जा रही है, शायद उसी की खुशी झलक रही है। अगले दिन शेखर को ऑफिस के लिए विदा करके अपना काम निपटा कर अनामिका ने मायके जाने के लिए इजाजत मांगी तो सास ने कहा, मायके पहुंचते ही फोन करना मत भूलना। हाँ, मैं गर्दन हिलाते हुए अनामिका बाहर की ओर चल दी। ससुराल से मायके का सफर टैक्सी में आधे घंटे से अधिक का नहीं था। लेकिन शाम के 4 बजने को आए थे, अनामिका का अब तक कोई फोन नहीं आया। सासुमा ने उसे फोन किया तो आउट ऑफ कवरेज एरिया बता रहा था। फिर उसके मायके का नंबर मिलाया तो पता चला कि अनामिका अब तक वहां पहुंची ही नहीं। सास के पांवों के नीचे से जमीन खिसकने लगी थी। झट से शेखर को फोन करके इस बारे में बताया। ऑफिस में बैठा शेखर भी घबरा गया। वह भी बार बार अनामिका के मोबाइल पर नंबर मिलाने की कोशिश करने लगा। और कुछ देर बाद जब रिंग गई तो, अनामिका, तुम ठीक तो हो ना? तुम तो मेरे जाने के कुछ ही देर बाद मायके निकल गई थी, लेकिन वहां पहुंची क्यों नहीं? घर पर माँ परेशान हो रही हैं और तुम्हारी मम्मी भी इंतजार कर रही हैं। आखिर हो कहाँ तुम? शेखर एक ही सांस में बोल गया, मैं अपने घर में हूँ। उधर से आवाज आई, लेकिन अभी अभी तुम्हारी मम्मी से मेरी बात हुई तो पता चला तुम वहां पहुंची ही नहीं। मैंने कहा, मैं अपने घर में हूँ, आशियाना अपार्टमेंट, 3रा माला, C47, जोर देते हुए अनामिका ने कहा। लेकिन वहां क्या कर रही हो तुम? हैरान परेशान शेखर ने आश्चर्य से पूछा। यहाँ नए फ्लैट पर चल रहे आखिरी चरण का काम देखने आए हूँ। नया फ्लैट? मैं कुछ समझा नहीं, लेकिन यह सब अचानक कैसे? अचानक कुछ नहीं हुआ, शेखर। जब भी रश्मि दीदी सपरिवार हमारे यहाँ आती हैं, तो मुझे छोटे घर के कारण अपने मायके जाना पड़ता है। और जब मायके ज्यादा दिन ठहर जाती हूँ तो माँ पूछ बैठती हैं कि बेटी, और कितने दिन रहोगी? एक तो पहले से ही वहाँ भैया भाभी और उनके बच्चे माँ संग रहकर जैसे तैसे अपना गुजारा करती हैं, ऊपर से मैं भी वहाँ जाकर उन पर बोझ नहीं बनना चाहती। और फिर एक कान से दूसरे कान पर फोन लगाते हुए बोली, ऑफिस में मेरे साथ जो डिसूजा मैम है उन्होंने ने भी 1 साल पहले इसी अपार्टमेंट में एक फ्लैट खरीदा था।
मैंने उनसे इस बारे में जानकारी जुटाकर फॉर्म भर दिया और हर महीने अपनी सैलरी का एक बड़ा हिस्सा इस फ्लैट की ईएमआई भरने में लगाने लगी। तुमने भी मेरी सैलरी और उसके खर्च को लेकर कभी कोई हस्तक्षेप नहीं किया, इसलिए इसमें तुम्हारा भी बहुत बड़ा योगदान है। अनामिका, अनामिका, प्लीज ऐसा कहकर मुझे शर्मिंदा मत करो। शर्मिंदा होने का समय गया शेखर, जब मैं किसी सामान की तरह जरूरत के मुताबिक यहाँ से वहाँ भेज दी जाती थी। लेकिन आज मैं अपने स्वाभिमान की बदौलत अपने आशियाने में हूँ, कहते हुए अनामिका भावुक हो गई।